परम महान है। क्यों महान है? क्यों परम भाग्यशाली है? क्योंकि भारतवर्ष जैसे भूमि में जन्म लेने का मौका हमें विधाता ने दिया है, इसीलिए हम परम महान हैं। एक जगह कवि कहता है हम कितने महान हैं। भारत सब अंधारों के अरमानों की थाती है, लक्ष्मीबाई चूड़ावत के बलिदानों की थाती है, गांधी गौतम महावीर के संदेशों की धरती है, संत कबीरा गुरु नानक के उपदेशों की धरती है। सूरज सबसे पहले किरणें इस धरती को देता है, अवतार भी हमेशा ईश्वर इस धरती पर लेता है। परमात्मा को जन्म लेने की कामना परमात्मा के मन में इस धरती को लेकर हुई, उसी धरती में हम पैदा हुए, इसलिए हम परम भाग्यशाली हैं। यहाँ पर निवेदक की भूमिका निभाते हुए बहुत ही सुंदर ढंग से निवेदन यहाँ पर चल रहा था हमारे सम्मानीय जाधव सर की ओर से। उसके साथ ही साथ छात्र के रूप में यहाँ पर निवेदन का काम जो चल रहा था वह अति उचित ढंग से चल रहा था। उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ मीठे बोल बोली, जीवन में इन बातों को ध्यान में रखिए। मीठे बोल बोली अल्फाजों में जान होती है, मीठे बोल बोली अल्फाजों में जान होती है। इसी से पूजा प्रार्थना अरदास और आजान होती है। ये समंदर की ओर होती है, जिससे इंसान की पहचान होती है। अगर खुद की पहचान बनानी है, अगर खुद को सम्मान पाना है, तो हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आपके सामने हिंदी विषय को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। राजभाषा और राष्ट्रभाषा को लेकर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। राजभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा कैसी होती है? राजभाषा के लिए कौन से नियम अनिवार्य होते हैं और राष्ट्रभाषा के लिए किस प्रकार से नियम की कोई आवश्यकता नहीं होती। इन बातों को लेकर हिंदी साहित्य इतिहास में, भाषा इतिहास में जब हम खोज करते हैं तो पता चलता है राजभाषा यानी कि किसी भी राष्ट्र की अर्थात शासन का कामकाज जिस भाषा में चलता है और उसे अनुमति होती है संविधान की, उस भाषा को राजभाषा कहा जाता है। सबसे पहले राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा उसे कहा जाता है जिस राष्ट्र के अधिकांश लोगों के द्वारा उस भाषा को अपनाया गया हो, अधिकांश लोग उस भाषा में बोलते हो, अधिकांश लोग उस भाषा को सुनकर समझते हो और अधिकांश लोग उस भाषा में लेखन करने की प्रचंड क्षमता रखते हो, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। अब राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हमारी हिंदी भाषा को लेकर जब हम चर्चा करते हैं तो पता चलता है देश को आजादी मिली, आजादी से पहले तो हिंदी राष्ट्रव्यापी भाषा के रूप में महत्वपूर्ण स्थान पर विराजमान थी, क्योंकि स्वाधीनता संग्राम जो छड़ा गया ब्रिटिशों के, अंग्रेजों के गुलामी के जंजीरों से भारत मां को आजादी दिलाने के लिए जो स्वाधीनता संग्राम छड़ा गया और जिन स्वाधीनता चेती सेनानियों ने स्वाधीनता संग्राम अपने कंधे के ऊपर पताका लेने का काम किया, उन स्वाधीनता चेती संग्रामियों ने लोगों में जागृति निर्माण करने के लिए हिंदी भाषा को अपना काम प्रारंभ किया, जिसमें हम नाम गिना सकते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक का, उसके साथ साथ महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी हिंद स्वराज्य नामक उनका जो लेख है, उस लेख के 20वें अध्याय में महात्मा गांधी ने इसमें कहा है, अंग्रेजों को ललकारा है और हिंदी भाषा के महत्व को बतलाते हुए अंग्रेजी भाषा का विरोध करते हुए ललकारते हुए महात्मा गांधी कहते हैं हमारे राष्ट्र की भाषा हिंदी है, हम हिंदी अंग्रेजी नहीं, हम हिंदी में ही बोलेंगे। हिंदी हर एक को सीखना होगा और हिंदी में ही हम काम करेंगे, हिंदी में ही व्यवहार करेंगे। वे कहते हैं जिस राष्ट्र की अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं होती, वो राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा के बगैर गूंगा और बहरा होता है। अर्थात इसी में हमें दिखाई देता है हमारा हिंदी राष्ट्रभाषा का महत्व। अब हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा, हिंदी को राज्य भाषा का स्थान संविधान की तौर से कब प्राप्त हुआ? हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान की तौर से अधिकृत रूप से तब हुआ, यानी आजादी के बाद संविधान सभा और संविधान सभा में इस देश की राष्ट्रभाषा कौन सी होनी चाहिए, इस बात को लेकर बहुत चुनने के बाद काफी चर्चा हुई और चर्चा के पश्चात 14 सितंबर 1949 को हिंदी राज्य भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। अब उसी दिन से पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में, हिंदी दिन के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस को एक और
हमारी सरकार ने संघ की भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार तो किया, लेकिन उसके साथ ही साथ ये बात आगे आई कि आने वाले 15 सालों तक हिंदी के साथ साथ संघ का काम अंग्रेजी में चलेगा, यह भी तय हुआ। अब 15 सालों को लेकर जब हम सोचेंगे तो 26 जनवरी 1965 को अधिकृत रूप से हिंदी को, अंग्रेजी को हटाकर हमारे देश का संघ का काम यानी हिंदी में चलना चाहिए था, लेकिन नहीं। जब 1965 साल आया तो 1965 वर्ष में कुछ ऐसे गलत विचार लेकर चलने वाले, अंग्रेजी का लोहा लेकर चलने वाले लोगों ने हिंसक काम प्रारंभ किए और तब जाकर यानी दीर्घ काल के लिए हिंदी को राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन अंग्रेजी में ही काम चलता रहा आज तक उसी प्रकार। एक और हम गौरव महसूस करते हैं, एक और हम अभिमान महसूस करते हैं, हिंदू और हिंदुस्तान की भाषा है, हिंदू और हिंदुस्तान की भाषा होने के बावजूद भी सारे काम काज अंग्रेजी में चलते। इसका मतलब यह नहीं कि मैं अंग्रेजी का विरोध करता हूँ। अंग्रेजी का अध्ययन करना अनिवार्य है, अंग्रेजी को सीखना अनिवार्य है, पढ़ना अनिवार्य है। इसका मतलब यह नहीं क्योंकि वो अंग्रेज जानते थे किसी भी राज्य पर, किसी भी राष्ट्र पर अगर अधिक समय तक किसी भी राष्ट्र के लोगों को गुलाम बनाए रखना है तो सबसे पहले उन लोगों की भाषा को छीन लो और अपनी भाषा तथा चिंतन उन लोगों पर थोप दो, और उसी मानसिकता को लेकर चलने वाली हमारी राजनयिक पीढ़ी उसी भाव को लेकर, उसी धारा को लेकर, उसी विचारों को लेकर चलती हुई नजर आती है। बहुत बुरी बात है। हमारे देश में अलग अलग प्रकार के बहुभाषी देश है हमारा, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग पंथ के, अलग अलग भाषा के लोग यहाँ पर रहते हैं। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय है। इसलिए आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय है क्योंकि विश्व के सारे लोग, विश्व की सारी जातियां, विश्व के सारे धर्म, विश्व के सारी भाषा बोलने वाले लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। विविधता होने के बावजूद भी हमें एकात्म भाव बनाने का सामर्थ्य केवल हिंदी भाषा में है। हम यहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं, हम कर्नाटक में जब चले जाएंगे तो कानड़ी भाषा जो उनकी मातृभाषा है, कानड़ी भाषा में लोग वार्तालाप करेंगे, लेकिन हमें जब कानड़ी भाषा समझ में नहीं आएगी तो हम हिंदी में बात जब प्रारंभ करते तो सामने वाला कानड़ी भी हमें हिंदी में बात करता है। हमें राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध कर रखने की अनूठी क्षमता केवल हिंदी भाषा में है, यह सबको स्वीकार करना ही होगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, चाहे भाषा अलग अलग हो, लेकिन सारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की अनिवार्य ताकत, बांधने की अनिवार्य क्षमता, बांधने की अनिवार्य बलवत्ता केवल हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में है। इसे मानना ही होगा, इसे स्वीकारना ही होगा। राष्ट्रभाषा के लिए कौन से नियम है, कौन सी भाषा, किस राष्ट्र की कौन सी भाषा होनी चाहिए, उसमें कौन से निकष बनाए गए, कौन से नियम बनाए गए, उन नियमों के ओर भी हमें देखना होगा। सबसे पहली शर्त यह है, सबसे पहली बात यह है, और वो बात है राष्ट्रभाषा का दर्जा, राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त करने के लिए उस राष्ट्र की यानी उस भाषा को उस राष्ट्र के अधिकांश लोगों के द्वारा उस भाषा को स्वीकारना होगा। अधिकांश लोगों का व्यवहार, अधिकांश लोगों का कार्य उस भाषा में होना चाहिए। इस निकष को लेकर अगर देखा जाए, इस नियम को लेकर अगर देखा जाए तो हमारी हिंदी भारत में आज 2011 को जो जनगणना हुई, उस 2011 के जनगणना के अनुसार जितनी आज हमारी आबादी है, उस समय जितनी हमारी देश की जनसंख्या थी, उस जनसंख्या के अनुमान से 80 करोड़ लोग हिंदुस्तान में हिंदी भाषा को समझते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं और लिखते भी हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग इस निकष में तो हिंदी पास हो गए हमारे। और उसके आगे जाकर अगर देखा जाए, संयुक्त राष्ट्र ने जिन 6 भाषाओं को अधिकृत रूप से स्वीकार किया, जिसमें अंग्रेजी है, जिसमें चीनी है, जिसमें रूसी भाषा है, जिसमें फ्रेंच है, जिसमें स्पेनिश है और जिसमें अरबी भाषा है। अरबी भाषा गैस और तेलों का उद्योग जोर शोर से प्रारंभ उनका है और इसीलिए उनका लोहा मानकर संयुक्त राष्ट्र ने अरबी भाषा को स्वीकार किया। आगे जाकर इस बात को लेकर सोचिए, इस बात को लेकर देखिए, यानी जिस अंग्रेजी और चीनी इन 2 भाषाओं को छोड़कर कोई भी भाषा हमारे हिंदी के सामने टिक नहीं सकती।
अंग्रेजी को लेकर जब हम चर्चा करते तो पता चलता है अंग्रेजी का कोई भी काम, अंग्रेजी भाषा का कोई भी काम फ्रेंच भाषा के शब्दों के बगैर पूरा ही नहीं होता। आपको अगर झूठ लगता हुआ तो अंग्रेजी भाषा के अध्यापकों या विद्वान को पूछ सकते हैं, फ्रेंच शब्दों के बगैर अंग्रेजी का कोई भी काम चल नहीं सकता। अब ये फ्रेंच भाषा के सिवाय काम नहीं चलता, इसका मतलब अंग्रेजी यानी क्षीण है, कमकुवत है, ऐसा नहीं, बल्कि फ्रेंच के उन शब्दों को स्वीकार करने का सामर्थ्य बड़ा अंग्रेजी ने दिखाया, इसलिए अंग्रेजी आगे है। हमें भी यह करना होगा, टूटी फूटी हिंदी बोलने वाले का स्वागत करना होगा। मुझे साहित्यिक हिंदी बोलने वाले का तो स्वागत होना ही चाहिए, लेकिन जो टूटी फूटी हिंदी बोलता है उसका स्वागत होना होगा। हमारी हिंदी की सर्वोदय जो अन्य भाषाएं हैं हिंदुस्तान में, उन तमाम अन्य भाषाओं के शब्दों को स्थान हिंदी में मिलना होगा। एक छोटी सी बात है, अलग अलग दिशाओं में हिंदुस्तान में ही जब हम अलग अलग दिशाओं में जाते हैं तो अलग अलग मोड़ से, अलग अलग लहजे से यानी विचार हिंदी भाषा बोली जाती है। जैसे कि हैदराबाद में आप अगर चले गए, हैदराबाद में अगर आप चले गए तो पता चला हैदराबादी लोगों का हिंदी बोलने का ढंग, उनका लहजा किस प्रकार से होता है। एक छोटा सा बच्चा स्कूल गया, स्कूल से रोते रोते है, एक छोटा सा बच्चा स्कूल गया, स्कूल से रोते रोते, पाठशाला से रोते रोते घर आया, घर आकर बैठा, रोते रोते बैठा था। माँ बाहर से काम पूरा कर भीतर आई और भीतर आकर देखती है तो अपना बच्चा, उसका बच्चा रोते हुए बैठा। माँ उसके पास चली गई और चली जाकर माँ ने कहा, रो रहा है काय को, रो रहा है काय को? बच्चे ने कहा, टीचर मारी मेरे को। माँ ने कहा, क्यों मारी तेरे को? पेपर में अंडा मिला मुझको। अब देखिए कि हंसने की बात तो है, लेकिन टूटी फूटी हिंदी बोलने का काम करने वाले लोगों का भी स्वागत है, क्योंकि इससे हिंदी भाषा का सामर्थ्य बढ़ेगा, इससे हिंदी भाषा की शक्ति बढ़ेगी। अब भारत की बात छोड़ दीजिए, विश्व भाषा के रूप में आज हिंदी महत्वपूर्ण स्थान पर आरूढ़ होती हुई दिखाई देती है। विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली दूसरे नंबर की भाषा हिंदी भाषा है। दूसरे नंबर की भाषा। हम अपने आप को धन्यता देते हैं, अपने आप को बड़ा विद्वान मानते हैं, अपने आप को बड़ा पंडित मानते हैं। कब? जब हम अंग्रेजी में यानी संवाद करते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, तो हम अपने आप को विद्वान मानते हैं, बड़ा मानते हैं, पंडित मानते हैं। लेकिन देखिए, जिस अमेरिका को लेकर देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड आदि अंग्रेजी भाषा बोलने जाने वाले नाम से पहचाने जाने वाले राष्ट्रों को लेकर देखिए। आपके सामने रखता हूँ, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन का काफी क्षेत्र ऐसा है, ब्रिटेन का काफी क्षेत्र ऐसा है जिस क्षेत्र में काफी लोग न इंग्रेजी समझ पाते हैं, अगर समझ जाते हैं तो बोल नहीं पाते। कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रिटेन के बहुत बड़े क्षेत्र में वेल्स, स्कॉटिश, आयरिश भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है। तो हम अंग्रेजी का बोलने वाला है, अंग्रेजी को सर पर लेकर छोड़ना चाहिए, ये अहम महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर, हिंदी प्रचार सभा के अंतर्गत काम करते हैं। यहाँ पर मेरा सबसे अनुरोध है कि प्राथमिक शिक्षा, जो हमारी पूरी प्राथमिक शिक्षा हमारी हिंदी भाषा में होनी चाहिए। भूगोल और विज्ञान जैसे विषय का अध्यापन हिंदी भाषा में होना चाहिए और इस बात को लेकर पहल करने की आवश्यकता है। हमारी हिंदी भाषा विश्व मंच के ऊपर विश्व भाषा के रूप में आरूढ़ हो, यह बात लेकर हिंदी के प्रति प्रेम स्नेह रखने वाले लोगों ने एक कार्य प्रारंभ किया है। सन 1975 का वर्ष और सन 1975 के वर्ष में हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ, जो नागपुर में हुआ। और हिंदी विश्व सम्मेलन में नागपुर में मांग की गई, कौन सी मांग की गई? हिंदी को विश्व भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। मांग अभी तक जैसे की वैसी है, या संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को स्थान मिले, यह मांग की गई सन 1975 के नागपुर के विश्व सम्मेलन में। उसके बाद विश्व सब देखिए, हिंदुस्तान को छोड़कर हिंदी बाहर किस प्रकार से चली गई। नागपुर का विश्व सम्मेलन 1975 को हुआ, 1976 को विश्व सम्मेलन, हिंदी विश्व सम्मेलन, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ। 1977 को तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन फिर नागपुर में हुआ। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन दिल्ली में हुआ। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन ट्रिनिदाद में हुआ। छठा हिंदी विश्व सम्मेलन
संयुक्त राष्ट्र संघ के उस सभागार में विश्व सम्मेलन हुआ। और अब 2007 का जो हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ वह भी यानी पाश्चात्य जगत में हुआ। अब देखिए हिंदी भाषा को लेकर हम कितनी बलवत्ता है, कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, कितना सामर्थ्य हमारी हिंदी भाषा में, फिर भी हम हिंदी भाषा से पैर करते हैं प्रांत को लेकर, भाषावाद को लेकर, संप्रदायवाद को लेकर, प्रांतवाद को लेकर। अब तो हिंदी उत्तर देश के लोगों की भाषा है, इसलिए दक्षिण के लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध करने की आवश्यकता नहीं। भारत को छोड़ दीजिए, विश्व को लेकर विश्व भाषा के रूप में हिंदी की सरकार से उभर रही है। इस बात को देखिए अधिकांश मात्रा में आपको यह जानकर अभिमान होगा, हमें बहुत बड़ा गर्व होगा, हिंदुस्तान में जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ पर चलती है उनमें से कम 500 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अन्य आए हुए 1000 से अधिक अलग अलग प्रकार की कंपनियां जो है, उन कंपनियों के संचालक लोगों ने वहां काम करने वाले स्टाफ के लिए, कर्मचारी के लिए हिंदी भाषा आने की प्राथमिकता रखी है। यह हमारे हिंदी का सम्मान है। लेकिन ये सारी बातें होने के बावजूद, इन तमाम बातों के बावजूद, इन सारी बातों के बावजूद भी हिंदुस्तान के कुछ लोग ही स्वयं के निजी स्वार्थ के लिए, अब बात कारण कौन से, हिंदी के विरोध के कारण कौन से, तो हिंदी के विरोध के कारण भी हमारे सामने उपस्थित हो सकते हैं, हमारे सामने आते। सबसे पहला अहम एवं महत्वपूर्ण कारण यह है कि जब देश को आजादी मिली, आजादी मिलने से पूर्व हमारे देश का राजकाज, हमारे देश का कामकाज अंग्रेजी में चलता था। और अंग्रेजी मानसिकता को लेकर चलने वाले जो तमाम पदाधिकारी है, जो ऊंचे पद पर विराजमान है, वे नहीं चाहते कि हिंदी को स्थान मिले। दूसरी बात यानी ये हम कह सकते हैं, ये संप्रदायवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, इसमें हम यानी टूटन, टकराव और बिखराव स्थिति में हम यानी फंस गए हैं। और इसीलिए हिंदी को विरोध भारत में होता हुआ मिलता है। हिंदी विरोध को लेकर जब हम चर्चा करते तो पता चलता है वही सही कसर हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निकाली है। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा एक भी राज्य अगर हिंदी का विरोध करता है तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये हमारी प्रधानमंत्री ने पूरी की। लेकिन हमें गर्व महसूस होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के रूप में जब राष्ट्रसंघ के सामने, जब संयुक्त राष्ट्र में चले गए और वहां पर उन्होंने जो भाषण दिया वो हिंदी भाषा में भाषण दिया, इसका हमें गर्व होना चाहिए। बाहर से आने वाले राजनयिक जो है, बाहर से आने वाले विद्वान जो है, बाहर से आने वाले राष्ट्राध्यक्ष जो है, फिर यहाँ आकर अपनी भाषा में भाषण देकर गौरव महसूस करते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि अपने मातृभूमि के प्रति उनका प्रेम कितना है ये भी दिखलाते हैं। तो हमें क्यों धर्म आध्यात्मिक विकास की ताकत रखता है। इंसान के भीतर आध्यात्मिक शक्ति के विकास को निर्माण करने की क्षमता धर्म रखता है। लेकिन यही धर्म कुछ लोगों के कारण ईर्ष्या और विध्वंस का कारण बनता है। क्यों? हम कहते हैं मुस्लिम लोगों के द्वारा हिंदी भाषा बोली जाती है, हम तो मुस्लिम नहीं है तो हम तो हिंदी भाषा बोले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, काश इस देश में ऐसी फिजा बने। ध्यान से सुनिए, आपको अगर तकलीफ होती हो तो मैं कहता हूँ, काश इस देश में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमानों को हो, जाए न पाए मस्जिद की आबरू, जिसकी फिक्र मंदिर के निगहबानों को। हिंदुस्तान में निर्माण करनी होगी, तब जाकर विश्व के मंच के ऊपर इस भाषा के रूप में हिंदी को सम्मान मिलेगा। और इस सम्मान में मेरा कुछ तो होना चाहिए। राष्ट्र ने मुझे क्या दिया, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मैं राष्ट्र को क्या दे सकता हूँ। इस विचारधारा को लेकर चलने वाली युवा पीढ़ी निर्माण करने की क्षमता ऐसी महाविद्यालय में होती है। तो अधिकांश रूप में चर्चा करने के साथ ही साथ समय को लेकर मैं सम्माननीय विष्णुपति जी, संजय सिंह चौहान यहाँ पर अपने विचार प्रकट करने वाले हैं। मैं
अंततः केवल इतना ही कहता हूँ कि अंततः उस बात को फिर से दोहराता हूँ, हिंदी में सामर्थ्य क्या है। देखिए, साहित्य समृद्ध होना चाहिए। हिंदी का साहित्य कितना समृद्ध है। कबीर स्थान काम करने वाले यहाँ पर पाटिल जी है, तो संत कबीर ने जीवन दर्शन संसार के सामने रखने का काम किया है। कहते संत कबीर, यही जो है आपके सामने रख सकते हैं हम, ये संसार पर रहना नहीं, देश गिराना है। ये संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े भूल जाना है। ये संसार झाड़ और झाकर आग लगे बलि जाना है। ये संसार काट कर बगीचा उलझ कूद बलि जाना है। कहत कबीर सुनो भाई सब नाम ठिकाना है। संत कबीर कहते हैं, गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु गोविंद देव खड़े काटे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद देव बताए। वे कहते हैं गुरु कैसा हो, पूर्ण ज्ञानी हो। अरे अधभर गगरी छलकता है, आवाज से भरा हुआ घड़ा छलकता है, आवाज नहीं आती। संत कबीर, गुरु कैसा हो, शिष्य को सब कुछ दे, और शिष्य कैसा हो, गुरु से सब कुछ ले। इस प्रकार की भावना गुरु और शिष्य में होनी चाहिए। और हिंदी में क्षमता है, हिंदी में ताकत है। जब हम झांक कर देखते तो पता चलता है संत कबीर मिला हो। संत वात्सल्य रस के रूप में 10वें रस की प्रतिष्ठापना साहित्य संसार में करने का काम अंध होकर भी संत कबीर सूरदास ने किया। यह हिंदी के साहित्य का सामर्थ्य। संत कबीर त्रिमीरा को लेकर जब हम चर्चा करते तो पता चलता है साहित्य की संपन्नता देखिए। संत कबीर त्रिमीरा को लेकर जब हम चर्चा करते तो पता चलता है महिला को उनकी मुकुटमणि, भक्ति की भगीरथी, राजस्थान के रेगिस्तान की मंदाकिनी, राजस्थान के मरुभूमि में भक्ति की धारा को प्रवाहित कर वृंदावन की वंदनीयता प्रदान करने का सामर्थ्य मीरा के पदों में है। यह हिंदी साहित्य का सामर्थ्य, यह हिंदी साहित्य की बलवत्ता। साहित्य को लेकर जब हम चर्चा करेंगे तो आज आधुनिक काल तक आज कभी हम नहीं रुक सकते। और हमारी हिंदी कवि अंततः केवल यही मांगता है, लोग ये बनना है, वो बनना है, ऐसा बनना है, वैसा बनना है कहते, लेकिन हमारे हिंदी का साहित्यकार कवि कहता है, इस कविता को आपके सामने रखकर मैं आपसे अनुमति देता हूँ, मैं आपके विचारों को रोक देता हूँ। मांग क्या है हमारे साहित्यकारों की? मांग क्या है? मांग यह है, मां मैं तो इंसान बनूं। स्वर्ग लोक में देव बहुत है, धरती पर दानव रहते हैं। देखिए हमारे कवि की सोच, देखिए हमारे कवि के विचारों की बलवत्ता, देखिए हमारे साहित्यकार के विचारों की क्षमता, देखिए हमारे साहित्यकार के विचारों की ताकत, देखिए हमारे साहित्यकार के विचारों का सामर्थ्य। स्वर्ग लोक में देव बहुत है, धरती पर दानव रहते हैं। भूल गया जब बहुत समय से कोई किसे मानवता की मांग करता है हमारा कवि, मानवता की मांग करता है हमारा साहित्यकार कहता है स्वर्ग लोक में देव बहुत है, धरती पर दानव रहते हैं। भूल गए जब बहुत समय से कौन किसे मानव कहते हैं। ना मैं देव ना मैं दानव, मां मैं तो मानव बनूंगा, मां मैं तो इंसान बनूंगा। आज जगत में हास्य नहीं है, आज जगत में हास्य नहीं है, प्राणी का प्राणी परमा आज तक विश्वास नहीं है। ऐसे चिर रोगी जग के रोग का अवसाद बनूंगा, मां मैं तो इंसान बनूंगा। राजा नहीं प्रजा बनूंगा, राजा नहीं प्रजा बनूंगा, देह नहीं प्राण बनूंगा, काल बीज से मिटा न सके मैं वो अमिट निशान बनूंगा, मां मैं तो इंसान बनूंगा। जय हिंद। इसके बाद हमारे कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि